Hello and welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze the Assam Tribune newspaper of 20th June 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of May 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also log on to our online portal online.spmisacademy.com to access some of our freely available video lectures. And we request you all to join our WhatsApp group through the link given in the description section for more updated study materials. This is the list of the topics that we'll cover from today's newspaper. And the first article is taken from international segment. It is about United Nations Human Rights Council for release of right defenders in India. And this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view, especially the subtopic important international institutions and agencies. सबसे पहले करंट न्यूज़ डेवलपमेंट समझते हैं. क्या है करंट इशू? द एक्सपर्ट्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल UNHRC have jointly released a statement criticizing India on its approach towards protesters against Citizenship Amendment Act 2019. आप सबको पता है कि पिछले साल जब दिसंबर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ तो उसके बाद इस एक्ट के अगेंस्ट एक प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ असम के अंदर एंड स्लोली दैट प्रोटेस्ट स्प्रेड अक्रॉस इंडिया. और उसके बाद गवर्नमेंट ने काफ़ी स्ट्रिक्ट एक्शन लिया अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स एंड मेनी ऑफ द प्रोटेस्टर्स वेयर अरेस्टेड एट द टाइम एंड सम ऑफ देम आर स्टिल बिहाइंड द बार्स टिल नाउ. और फिर इसके अगेंस्ट ये जो स्टेटमेंट लिया है, जो हार्ड स्टैंड लिया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और उसकी अथॉरिटीज़ ने, उसको क्रिटिसाइज़ करते हुए यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल पे क्वेश्चन रेज किया गया है अगेंस्ट इंडियाज़ क्रेडिबिलिटी टुवर्ड्स डेमोक्रेसी एंड सिविल राइट्स. बहुत सारे प्रोटेस्टर्स जैसे कि अखिल गोगोई, देवांगना कलिता, दे वर अरेस्टेड एंड दे आर स्टिल अंडर अरेस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट. और फिर इसके अगेंस्ट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये जो प्रोटेस्टर्स थे, ये जो लोग थे, दे वर जस्ट एक्सरसाइजिंग देयर राइट टू क्रिटिसाइज एंड राइट टू क्रिटिसाइज इज़ वन ऑफ द फंडामेंटल राइट फॉर अवेलेबल टू द पीपल इन एनी डेमोक्रेटिक कंट्री. और ये लोग अपनी इस फंडामेंटल राइट को ही इंजॉय करते हुए, इस अपने फंडामेंटल बेसिक राइट को एक्सरसाइज करते हुए ही गवर्नमेंट के इस नए डिसीजन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को क्रिटिसाइज कर रहे थे. सो द गवर्नमेंट इज़ नॉट जस्टिफाइड इन अरेस्टिंग देम फॉर सच अ लॉन्ग टाइम. It is just a hard stand. It is an upper hand that is being taken up by the government to suppress genuine voice of dissent in India. एक बार जरा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में समझ लेते हैं. दिस इज़ अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी जिसका मेन ऑब्जेक्टिव ही है टू प्रमोट एंड प्रोटेक्ट ह्यूमन राइट्स अक्रॉस द वर्ल्ड. एंड दिस बॉडी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 2006. इसके अंदर देर आर टोटल 47 मेंबर कंट्रीज रिप्रेजेंटेड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. और जो भी कंट्री रिप्रेजेंटेशन जिसको भी इस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में रिप्रेजेंटेशन मिलता है, उसका टर्म फिक्स होता है फॉर 3 ईयर टर्म्स एंड द मेंबर्स आर इलेक्टेड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years विथ अ मैक्सिमम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स. मतलब एक मेंबर कंट्री मैक्सिमम 6 साल तक, यानी कि 3-3 साल के 2 टर्म को लगातार इंजॉय कर सकता है. उसके बाद वो फिर थर्ड टर्म के लिए नहीं जा सकता इन अ कॉन्सेक्यूटिव मैनर. तो ये है सम ऑफ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल. और इसी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिसका मेन पर्पस है दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करना, प्रोटेक्ट करना, उसने इंडिया के इस स्टैंड को, इंडिया के इस स्ट्रिक्ट स्टैंड को अगेंस्ट प्रोटेस्टर्स ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उसको क्रिटिसाइज़ किया है. जैसा कि आप देख सकते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के टोटल मेंबर्स हैं 193 कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड. और आउट ऑफ दीज 193 मेंबर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड 47 मेंबर कंट्रीज़ आर इलेक्टेड टू बी पार्ट ऑफ यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल हु रिप्रेजेंट दिस यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल फॉर द पीरियड ऑफ 3 years. इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक प्रैक्टिस क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल? It is an intergovernmental body with the United Nations system responsible for promotion and protection of human rights across the globe. All members of United Nations General Assembly automatically becomes member of United Nations Human Rights Council.
दिस सेकेंड स्टेटमेंट ऑफ कोर्स इज रॉन्ग। ऐसा हमने अभी देखा है दैट ओनली 47 मेंबर कंट्रीज आउट ऑफ 193 मेंबर कंट्रीज ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली गेट्स membership of United Nations Human Rights Council. So first statement is correct, but the second statement is wrong. So the correct answer will be option A, 1 only. The next article is taken from Science and Technology segment. This is about diabetes. Novel coronavirus infection might trigger type 1 diabetes, and this topic is important from our syllabus GS paper 3 governance health point of view. The ideas discussed can be also asked in the prelims exam. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. सो अकॉर्डिंग टू अ जर्नल लेटर पब्लिश्ड इन द न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, द रिलेशन बिटवीन कोविड-19 वायरस एंड डायबिटीज़ इज़ बाई डायरेक्शनल. इन दोनों के बीच में जो कोरोना वायरस है और डायबिटिक पेशेंट्स के बीच का रिलेशन वो बाई डायरेक्शनल है. तो ज़रा समझते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बाई डायरेक्शनल रिलेशन. बाई डायरेक्शनल रिलेशन का मतलब ये है कि जो लोग भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं, जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है, दीज पीपल आर मोर वल्नरेबल टू कोरोना वायरस इन्फेक्शन. प्लस इनके अंदर जो लोग भी डायबिटिक हैं उनके अंदर फैटेलिटी रेट भी ज़्यादा है. मतलब अगर वो कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो उनके डेथ के चांसेस ज़्यादा हैं. जो दूसरा रिलेशन है कोरोना वायरस और डायबिटिक पेशेंट्स के बीच में वो ये है दैट नोवल कोरोना वायरस माइट एक्चुअली बी triggering diabetes in some people who have so far remained free of it. तो दो चीज़ें हैं, जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं उनको ज़्यादा बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है कोरोना वायरस, और जो लोग हेल्दी हैं उनके अंदर कोरोना वायरस डायबिटीज़ का प्रॉब्लम रेज कर सकता है. सो इन दिस वे द रिलेशन बिटवीन डायबिटीज़ एंड कोरोना वायरस इज़ कंसिडर्ड टू बी बाई डायरेक्शनल. एक बार ज़रा डायबिटीज़ के बारे में समझ लेते हैं. इनसे रिलेटेड सवाल प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे जा सकते हैं. तो देखो, डायबिटीज़ इज़ ए काइंड ऑफ डिजीज़ दैट अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज ऑल्सो नोन एज ब्लड शुगर इज़ टू हाई. तो हमारे जो ये ब्लड वेसल्स होते हैं उसके अंदर जो हमारे ब्लड होता है उसके अंदर अगर ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल बहुत ज़्यादा हो जाए तो हम कहते हैं दैट दिस इज़ अ पेशेंट ऑफ डायबिटीज़. एंड डायबिटीज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इंसुलिन इन द ब्लड और फेलियर ऑफ इंसुलिन इन एब्जॉर्बिंग द शुगर ऑफ ब्लड. तो देखो, इंसुलिन एक तरह का हार्मोन होता है जो हमारी पैंक्रियाज में बनता रहता है, पैंक्रियाज से रिलीज़ होता है. और ये इंसुलिन हार्मोन जो पैंक्रियाज में से रिलीज़ होता है वो हमारे ब्लड वेसल्स में धीरे धीरे मिक्स होता रहता है. और इस इंसुलिन का काम ये होता है कि हमारे जो भी हमने खाना खाया है, जो भी हमने एनर्जी लिया है इन द फॉर्म ऑफ फूड, उसके अंदर के कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके उसका शुगर निकालना. तो ये जो भी हमने फूड एब्जॉर्ब किया है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं. दैट कार्बोहाइड्रेट स्लोली मिक्स इनटू आवर ब्लड, और फिर उस कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करना और उसके अंदर से शुगर निकालने का काम होता है इस इंसुलिन हार्मोन का, जो कि हमारे पैंक्रियाज में क्रिएट होता है. और ये इंसुलिन शुगर को निकाल करके हमारी बॉडी के अंदर उसी शुगर को यूटिलाइज कराता है फॉर एनर्जी प्रोडक्शन. तो शुगर के डायरेक्ट यूटिलाइजेशन से हमारे बॉडी में एनर्जी फील होता है, और यही इंसुलिन उस शुगर को कभी कभार फिर स्टोर भी करके रख देता है सो दैट वी कैन यूज द सेम एनर्जी इन फ्यूचर. लेकिन अगर ये इंसुलिन काम करना बंद कर दे, इमेजिन करो अगर हमारे पैंक्रियाज से इंसुलिन रिलीज होना ही कम हो जाए, या फिर ये इंसुलिन अगर रिलीज हो भी रहा हो हमारे पैंक्रियाज से बट वो शुगर एक्सट्रैक्ट ना कर पाए, देन व्हाट विल हैपन? देन the concentration of sugar in our blood will increase at a very high level, that will move to a greater level, और उसी को हम कहते हैं फिर hyperglycemia, when the sugar level gets too high in our blood vessel, and that happens when the insulin is produced less in our body, or the insulin produced by our pancreas are ineffective in absorbing sugar out of carbohydrates in our blood vessel. अब डायबिटीज़ आर ऑफ टू टाइप्स. डायबिटीज़ क्यों होता है वो तो आप समझ गए. जब हमारी बॉडी का इंसुलिन काम करना बंद कर दे या इफेक्टिव तरीके से काम ना करे, देन वी बिकम अ पेशेंट ऑफ दिस प्रॉब्लम और डिजीज़ डायबिटीज़. बट ये डायबिटीज़ डिजीज़ दो तरीके की होती हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ एंड टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 डायबिटीज़ हैपन्स बिकॉज ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. तो कुछ एक इंसान के अंदर जो ये डायबिटीज़ प्रॉब्लम होता है दैट इज़ पास्ड फ्रॉम देयर पेरेंट्स इटसेल्फ, एंड इट इज़ अ काइंड ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर. उस केस में होता क्या है दैट द इंसुलिन इज़ नॉट प्रेजेंट इन द ब्लड ऑफ द पर्सन इटसेल्फ. उस इंसान के बॉडी के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता ही नहीं है, एंड दिस कैन हैपन बाय बर्थ.
एंड दैट इज़ वाई इट कैन नॉट बी प्रिवेंटेबल। अगर आपको जेनेटिक प्रॉब्लम है डायबिटीज़ का, दैट मीन्स दैट इज़ टाइप 1 diabetes and that cannot be prevented. But there is another type of diabetes known as type 2 diabetes, and this happens when the pancreas produces less insulin. जब हमारी pancreas कम इंसुलिन प्रोड्यूस करना शुरू कर देती हैं, या वो इंसुलिन प्रोड्यूस करती हैं जो हमारे ब्लड से शुगर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तब हम कहते हैं दैट दिस काइंड ऑफ डायबिटीज़ इज टाइप 2 डायबिटीज़, एंड दिस हैपन्स मेनली बिकॉज ऑफ पुअर लाइफस्टाइल लाइक ईटिंग जंक फूड। तो ज़्यादा जंक फूड खाने से टाइप 2 डायबिटीज़ के होने का चांसेस होता है, एंड दिस इज़ ऑफ कोर्स प्रिवेंटेबल इफ़ वी कीप आवर फूडिंग हैबिट्स हेल्दी, इफ़ वी डू रेगुलर एक्सरसाइज, देन टाइप 2 डायबिटीज़ कैन बी अवॉइडेड, कैन बी प्रिवेंटेड. The next article is taken from economy segment. It is about BharatNet project. Center cancels 1950 crore BharatNet project in Tamil Nadu. And this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially the subtopic rural governance point of view. सबसे पहले न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो देखो, there has been news of corruption regarding allocation of tender in implementation of BharatNet project in Tamil Nadu. तो भारतनेट प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करते दौरान तमिलनाडु के अंदर कुछ करप्शन के इश्यूज़ निकल के, और ये इश्यूज़ निकल के आना शुरू हुआ मेनली फ्रॉम जनवरी 2020 इटसेल्फ, जब तमिलनाडु कैडर के सीनियर आईएएस ऑफिसर संतोष बाबू ने वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए ऑप्ट किया. ही वॉज हेडिंग और ही वॉज द इंचार्ज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारतनेट प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु. और फिर उसके बाद से ऐसा माना जा रहा है, जो अपोजिशन है तमिलनाडु के अंदर वो एलिगेशन लगा रहा है कि संतोष बाबू के ऊपर दबाव था वहाँ के टेलीकॉम मिनिस्टर का कि भारतनेट प्रोजेक्ट ऐसी कंपनियों को दिया जाए हु आर क्लोजली लिंक्ड विद द गवर्नमेंट. तो इस कारण से संतोष बाबू रिजाइंड फ्रॉम हिज जॉब, और उसके बाद से ये करप्शन के इश्यूज़ लगातार निकल के आ रहे हैं. तो ये अगर करप्शन पे अगर कोई सवाल आ जाए आपके एग्जाम में, तो आप इस पर्टिकुलर केस को मेंशन कर सकते हैं फ्रॉम करेंट टाइम्स. अब जरा देखते हैं करंट डेवलपमेंट क्या है. तो जनवरी 2020 से ही लगातार इस तरह के करप्शन इश्यूज़ निकल के आ रहे थे रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ भारतनेट प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु. तो अब उस पर एक्ट करते हुए डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड DPIIT, जो कि आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की एक डिपार्टमेंट है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, अब उसने ऑर्डर रिलीज़ किया है कि ये जो प्रोजेक्ट है भारतनेट प्रोजेक्ट इन तमिलनाडु, जिसका ओवरऑल कॉस्ट था 1950 करोड़, इसको स्क्रैप कर दिया जाए, कैंसिल कर दिया जाए, और फिर से फ्रेश टेंडर निकाला जाए. जिन को भी अभी तक टेंडर मिला है वो सारे टेंडर कैंसिल कर दिए जाने चाहिए, एंड फ्रेश टेंडर शुड बी रिलीज्ड. तो अब इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड एक बार जरा समझ लेते हैं कि ये भारतनेट प्रोजेक्ट है क्या. भारतनेट इज अ फ्लैगशिप मिशन टू कनेक्ट 2,50,000 ग्राम पंचायत विथ ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी ऑफ 100 Mbps. तो हमारे देश के लगभग 2.5 लाख ग्राम पंचायत को इंटरनेट कनेक्टिविटी, हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी ऑफ 100 Mbps विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना है, ऑब्जेक्टिव है भारतनेट प्रोजेक्ट का. और इस भारतनेट प्रोजेक्ट के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी की मदद से जो भी ग्राम पंचायत लेवल के जो ऑफिशियल काम हैं, अब उन सब को डिजिटलाइज करने का मेन ऑब्जेक्टिव है या पर्पस है अंडर भारतनेट प्रोजेक्ट. And this scheme is being implemented by Bharat Broadband Network Limited BBNL, which is a special purpose vehicle created under Department of Telecommunication way back in February 2012 itself. अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि ये स्कीम 2011 में ही स्टार्ट किया गया था, जब उस टाइम में UPA गवर्नमेंट थी अंडर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, और उस टाइम में इस स्कीम का नाम था नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क NOFN व्हेन इट वाज लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2011. बट जब सरकार बदल गई एंड व्हेन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी केम एंड द गवर्नमेंट ऑफ NDA केम इनटू पावर इन एट द यूनियन लेवल, देन द सेम स्कीम वाज रीनेम्ड, नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क वाज रीनेम्ड एज भारतनेट प्रोजेक्ट इन 2015. And this scheme since then is under Digital India program started by Prime Minister Narendra Modi of NDA government. The next article is taken from Assam segment. It is about Northeastern Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam economy point of view. सबसे पहले देखो न्यूज़ आर्टिकल समझते हैं. तो एक बात तो आप सबको पता है दैट बिकॉज ऑफ कोविड-19 लॉकडाउन जो पूरा का पूरा सप्लाई चेन है वो ब्रेक हो चुका है. किस तरीके से
अब फार्मर्स अपना सामान जाकर के मार्केट में बेचते थे, फिर वहाँ से जो होल सेलर्स हैं उस सामान को ले जा कर के फिर अलग अलग रिटेलर्स को सप्लाई करते थे और उससे फिर वो सामान वही एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारे पास पहुँचता था। बट भले ही एग्रीकल्चरल एक्टिविटी ऑन है, लेकिन वो सप्लाई चेन ब्रेक हो चुका है, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिविटीज़ काफ़ी टाइम तक रोक दी गई थी। ओवरऑल स्टोरेज कैपेसिटी भी काफ़ी एक बार के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। सो द सप्लाई चेन हैज़ बिन ब्रोकन एंड दैट इज़ वाई नाउ फार्मर्स आर फेसिंग ह्यूज प्रॉब्लम। उनके फूड प्रोड्यूस हो तो रहे हैं, लेकिन दे आर नॉट रीचिंग टू द कस्टमर्स, दे आर नॉट रीचिंग टू द कंज्यूमर्स एंड दैट इज़ वाई फार्मर्स आर फेसिंग ह्यूज लॉसेज। दे आर नॉट एबल टू जनरेट इनकम फ्रॉम देयर प्रोड्यूस। और इस कारण से एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, इसने फिर एक नया इनिशिएटिव लिया है, जिसमें इसने अनाउंस किया है दैट इट विल प्रोक्योर पाइन एप्पल फ्रॉम कचार फार्मर्स एंड सेल द प्रोड्यूस इन द अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट। आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको एक बात समझना है। मैंने पूरा का पूरा आर्टिकल इसलिए कवर किया है ताकि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बता सकूं। एंड यू मस्ट मेंशन दिस ऑर्गेनाइजेशन इफ देयर इज एनी क्वेश्चन regarding significance and challenges faced by north eastern region farmers and ways to address them। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है एक बार के लिए आप देखो, वो अभी के टाइम में ये है कि फार्मर्स को पता ही नहीं है कि मार्केट में कैसे जाकर के वो अपना फूड प्रोड्यूस बेचें, बिकॉज देयर इज़ नो मार्केट एज सच। जो ट्रेडिशनल मार्केट थे वो पूरी के पूरी तरह से डिसमेंटल हो चुके हैं, पूरा का पूरा सप्लाई चेन ब्रेक हो चुका है। और ऐसे टाइम में फिर दिस ऑर्गेनाइजेशन नॉर्थ ईस्टर्न Regional Agricultural Marketing Corporation Limited, this has come forward to help farmers or engaged in horticultural produce। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ज़रा सा समझते हैं। दिस ऑर्गेनाइजेशन was established in 1982 for the purpose of marketing the agri-horticultural produce of farmers in the northeastern region, and this organization has been established under administrative control of Ministry of Development of Northeastern Region। इस मिनिस्ट्री के बारे में आप सबको जानना चाहिए। ये एक स्पेशल मिनिस्ट्री इस्टेब्लिश की गई है एट द यूनियन लेवल, एट द सेंट्रल लेवल, ताकि इस मिनिस्ट्री का मेन पर्पस ही है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन का डेवलपमेंट इंश्योर कराया जाए। और इस मिनिस्ट्री ने इस्टेब्लिश किया है इस ऑर्गेनाइजेशन को इन 1982, जिसका मेन पर्पस है कि जो भी फार्मर्स का एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है, हॉर्टिकल्चरल प्रोड्यूस है, उसको एफिशिएंट तरीके से मार्केट तक पहुंचाया जाए ताकि फार्मर्स को उनके प्रोड्यूस पे बेटर रिटर्न मिल सके। लेट अस सी द मेन रोल ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। द मेन रोल इज टू परचेज मार्केटेबल सरप्लस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फ्रॉम द फार्मर्स of the northeastern India and to make necessary arrangement for its processing and marketing and to support the farmers and producers through input supplies for better productivity under the aegis of central sector scheme। तो सरल शब्दों में फार्मर से सामान खरीद करके उनको होलसेलर या रिटेलर तक पहुंचाना, ताकि इफ़िशिएंट तरीके से जब उनका सामान आगे बिकेगा देन फार्मर्स नेसेसरीली विल गेट बेटर रिटर्न ऑन देयर प्राइस। उसके अलावा जो भी सेंट्रल सेक्टर गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उनको उनका बेनिफिट नॉर्थ ईस्ट के फार्मर्स को पहुंचाना, ये दो मेन ऑब्जेक्टिव है इस दिस ऑर्गेनाइजेशन। दिस ऑर्गेनाइजेशन इज एसोसिएटेड विद मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, अपार्ट फ्रॉम इन्वॉल्विंग इटसेल्फ इन द सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स लाइक मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि फार्मर्स आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एब्सेंस ऑफ सप्लाई चेन, डिसमेंटल्ड सप्लाई चेन। तो ऐसे हालात में ये जो ऑर्गेनाइजेशन है नॉर्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केट कमिटी कॉरपोरेशन, दैट विल बाई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस फ्रॉम द फार्मर्स and then it will ensure that the same agricultural produce is taken to the wholesaler and the retailers and it is sent for proper processing and marketing so that the farmers fetch better return on their production. So this organization has sponsored a techno-economic feasibility study to look at feasibility of setting up collection and procurement center of agro horticulture commodities like pineapple, orange, ginger, apple, kiwi and passion fruit in 9 places: Difu, Haflong, Krishnai, Bomdila, Churachandpur,
विरांगटे इन मिजोरम एंड नोंगपो एंड फुलबारी इन मेघालय। सरल शब्दों में इन 9 जगहों पे इस ऑर्गेनाइजेशन ने किस तरह के छोटे छोटे सेंटर्स इस्टेब्लिश किए हैं ताकि आसपास के जो फार्मर्स हैं वो अपना फूड प्रोड्यूस ला करके वहाँ पे इनको बेच सकें, एंड फ्रॉम देयर फूड प्रोड्यूस कुड बी सप्लाई टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सो दैट द फार्मर्स कुड फेच बेटर रिटर्न ऑन देयर प्रोड्यूस. In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we will cover topic number 482 to 484. Topic number 482 is about National Green Tribunal. The preamble of the National Green Tribunal Act provides for the establishment of National Green Tribunal for the effective and expeditious disposal of cases relating to environmental protection and conservation of forest and other natural resources. National Green Tribunal is mandated to dispose the cases within 6 months of their respective appeals. The specialized architecture of National Green Tribunal will facilitate fast-track resolution of environmental cases and provide a boost to the implementation of many sustainable development measures. India is third country in the world to have full-fledged Green Tribunal, followed by New Zealand and Australia. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 483 is about harmony with nature. In 2009, United Nations General Assembly proclaimed 22nd April as International Mother Earth Day. In doing so, member states acknowledge that the earth and its ecosystem are our common home and express their conviction that it is necessary to promote harmony with nature in order to achieve a just balance amongst the economic, social and environmental needs of present and future generation. The same year, the General Assembly adopted its final resolution on harmony with nature. Please attempt this question that is based on this topic. Topic number 484 is about Lighting a Billion Lives initiative. Lighting a Billion Lives initiative is a campaign by the Energy Resource Institute of India, TERI, that promotes the use of solar lanterns specially designed and manufactured on a decentralized basis. Lighting a Billion Lives initiative has successfully engaged the private sector and leveraged corporate social responsibility. Please attempt this question that is based on this topic. This is the answer of question number 479 to 481 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question number 482 to 484 can be attempted by you students, and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.